हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिरलानी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो आधुनिक भारत में, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो आंग्ल कर्नाटक वॉर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो कई क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इस युद्ध के बारे में और इस युद्ध के कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी संधियां थी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। वर्तमान कर्नाटक है वो उस समय कर्नाटक नहीं था। जो कर्नाटक था, आंग्ल कर्नाटक वॉर में जो कर्नाटक था वो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये था कर्नाटक। ठीक है, ये था कर्नाटक। ठीक है, और यहां पर एक केंद्र था पांडिचेरी, एक केंद्र था पांडिचेरी, पांडिचेरी, और एक केंद्र था मद्रास, मद्रास। ठीक है, और ये मद्रास जो था ये अंग्रेजों की बस्ती थी, अंग्रेजों का केंद्र था जिसपे अंग्रेजों का होल्ड था, व्यापारिक होल्ड। और पांडिचेरी पे जो था वो फ्रांसीसियों का होल्ड था, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी, व्यापारिक बस्ती थी। ठीक है, और ये दोनों ही जो बंदरगाह थे, मद्रास और पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे ये कर्नाटक राज्य में आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आंग्ल कर्नाटक वॉर में, आंग्ल कर्नाटक वॉर में जो पहली जो लड़ाई थी वो साल 1746 और 48 में हुई थी। 1746 और 48 के बीच में आंग्ल कर्नाटक वॉर शुरू होता है। देखिए, आंग्ल कर्नाटक वॉर जो है ये भारत में आपने वीडियो में देखा होगा, इससे पहले मैंने भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने व्यापारिक कंपनियों के बारे में बताया था। तो दो व्यापारिक कंपनियां, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और इनकी लड़ाई जो है इतनी जबरदस्त होती है कि ये देखते ही देखते लड़ाई भयंकर रूप ले लेती है। तो अगर हम बात करते हैं पहले आंग्ल कर्नाटक वॉर की, पहला आंग्ल कर्नाटक वॉर ये होता है साल 1746 और 1748, मतलब ये टाइम पीरियड दे रखा है। और ये जो लड़ाई थी ये अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। इस लड़ाई का पहला जो कारण था वो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी। लेकिन दूसरा कारण अगर देखते हैं तो ये था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। साल 1740 के अंदर, साल 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध छिड़ जाता है, जिसकी वजह से यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का समाचार 1744 के अंदर, कितना 1744 में भारत में पहुंचता है। तो 1744 में जब ये यूरोप की घटना भारत में पहुंचती है कि यूरोप में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो भारत में जब ये समाचार 1744 में पहुंचता है तो भारत में ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है लड़ाई की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो था डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले था, और वो कहां का गवर्नर था, वो पांडिचेरी का गवर्नर था जो फ्रांसीसी बस्ती थी भारत के अंदर। और अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था निकोलस मॉर्स जो था ये मद्रास में अंग्रेजों का गवर्नर था। ठीक है, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि निकोलस मॉर्स जो है, इनकी अंग्रेजों की जो जल सेना है ये काफी ताकतवर होती है, लेकिन डुप्ले को इस बारे में पता था कि उसकी जल सेना, जो फ्रांसीसी की जल सेना है, ये काफी कमजोर है। तो डुप्ले जो है वो निकोलस मॉर्स को बोलता है कि भैया हम आपस में यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, बेशक से हमारी लड़ाई यूरोप में चल रही है वो होती रहे, हम यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्ले को पता था कि उसकी जो जल शक्ति है, जो जल सेना है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, तो निकोलस मॉर्स तक ये खबर पहले डुप्ले ये खबर पहुंचा पाता, उससे पहले ही इंग्लैंड से एक जल बेड़ा जो है निकोलस मॉर्स की सहायता करने के लिए इंग्लैंड से आता है, निकोलस मॉर्स की सहायता करने के लिए। ठीक है,
तो डुप्ले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मद्रास और पांडिचेरी ये दोनों बंदरगाह जो हैं ये कर्नाटक राज्य में आते हैं। और कर्नाटक में उस समय जो कर्नाटक का नवाब था वो था अनवरुद्दीन। उस समय जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, ठीक है, ये कर्नाटक का नवाब था। तो अनवरुद्दीन जो था कर्नाटक का नवाब था, तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से आग्रह किया कि आप अपने क्षेत्र में किसी तरह की कोई लड़ाई ना होने दें। तो अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों को बोल दिया कि किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी है, ठीक है। और पीछे से, क्योंकि अनवरुद्दीन का कहना अंग्रेजों ने मान लिया और युद्ध जो भारत में होना था वो शांत हो गया, लेकिन डुप्ले ने पीछे से मॉरिशस का एक गवर्नर था जो इसका मित्र भी था, जिसका नाम था ला बोर्डने, तो डुप्ले ने अपनी मदद के लिए मॉरिशस गवर्नर ला बोर्डने को जो है भारत में बुला लिया। तो ला बोर्डने और डुप्ले ने दोनों ने मिलकर मद्रास, जो उस समय अंग्रेजों का केंद्र था, उस पर कब्जा कर लिया। अब ला बोर्डने ने जब मद्रास पे कब्जा कर लिया डुप्ले के साथ मिलकर, तो इसने अंग्रेजों से रिश्वत ली और 4 लाख पौंड जो है, 4 लाख पौंड जो है ये अंग्रेजों से लेकर मद्रास को छोड़ दिया। किसने? ला बोर्डने ने छोड़ दिया। लेकिन इसके वापस जाते ही, बोर्डने के वापस जाते ही डुप्ले ने फिर से उस पर मद्रास पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अनवरुद्दीन ये सब चीजें देख रहा था, लेकिन वो शांत था, क्योंकि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से ये वादा भी किया था कि जब मद्रास पर मैं कब्जा कर लूंगा तो मैं मद्रास को आपके अंडर में छोड़ दूंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन डुप्ले ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा भी कर लिया। जब अनवरुद्दीन ने उसको बोला कि भाई मद्रास मुझे वापस करो, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो डुप्ले ने अपने प्रॉमिस से नकार दिया, उसने मना कर दिया कि मैं आपको मद्रास वापस नहीं करूंगा, ठीक है। जिसकी वजह से अनवरुद्दीन को गुस्सा आता है और अनवरुद्दीन जो होता है वो साल 1748 में अपने पुत्र महफूज खान के साथ एक बहुत बड़ी विशाल सेना को डुप्ले की सेना के पास लड़ने के लिए भेजता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है अडियार का युद्ध। अडियार जो है ये एक जगह है, ठीक है, इसको बोला गया अडियार का युद्ध, जो अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान और डुप्ले के एक सैनिक पैराडाइज के बीच में होती है। तो कैप्टन पैराडाइज जो होता है इसके पास बहुत थोड़ी सेना होती है, लेकिन महफूज खान के पास बहुत बड़ी सेना होती है, लेकिन फिर भी कैप्टन पैराडाइज की अनुशासित सेना महफूज खान की बहुत बड़ी सेना को, जो अनुशासनहीन होती है, उसको हरा देती है और यहाँ पर पैराडाइज जीत जाता है और अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खान हार जाता है, ठीक है। तो ये सारा संघर्ष जो था ये फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर में चल रहा था। और उसी समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक संधि हो जाती है। उस संधि का नाम था एक्स-ला-शापेल की संधि साल 1748 में, ठीक है। एक्स-ला-शापेल की संधि होती है यूरोप में, जिसकी वजह से यूरोप में इन दोनों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत में भी इनके बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है। और जो मद्रास पर कब्जा फ्रांसीसियों का था वो मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है और उत्तरी अमेरिका का एक स्थान है लुइसबर्ग, वो फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर युद्ध शांत हो जाता है। तो ये युद्ध जो था ये था फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर। इस युद्ध में ये पता चल जाता है कि भारतीय जो सेना है वो कितनी ज्यादा अनुशासन। युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। जो राजा आपस में लड़ रहे थे उन्होंने, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने उन राजाओं को सपोर्ट किया, ठीक है। तो देखिए जैसे कारण है कि भारतीय राजनीति में इनका हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 गुट बन जाते हैं। सेकंड एंग्लो कर्नाटक वॉर में 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट होता है अंग्रेजों का और एक होता है फ्रांसीसियों का। अब अंग्रेजों के गुट में जो होता है वो अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का जो नवाब है, अनवरुद्दीन जो है वो अंग्रेजों के गुट में होता है, क्योंकि इसके सामने इसका विरोधी है चंदा साहब, जो कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो है वो चंदा साहब का साथ देते हैं और अंग्रेज जो है वो अनवरुद्दीन का साथ देते हैं, जो कर्नाटक का उस समय नवाब था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका बेटा नसीर जंग जो है हैदराबाद का नवाब बनता है और उसके बिल्कुल सामने उसका विरोधी होता है
जिसका नाम है मुजफ्फरजंग, ये निजाम और मुल्क का पोता होता है, तो ये भी जो है हैदराबाद का नवाब बनना चाहता था। तो इन दोनों के बीच में जो है शत्रुता हो जाती है। तो अंग्रेज जो है वो साथ देते हैं अनबुद्दीन का और नासिर जंग का। तो यहाँ पर एक गुट बन जाता है और सामने वाला गुट है फ्रांसीसियों का, जिसमें चंदा साहब और मुजफ्फरजंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुट बन जाता है और इनके बीच में युद्ध होता है। तो साल 1749 में एक युद्ध होता है जिसे अंगूर का युद्ध बोला जाता है। इस अंगूर के युद्ध के अंदर फ्रांसीसियों का जो गुट होता है, जिसमें ये तीनों फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फरजंग, ये तीनों होते हैं और ये तीनों मिलकर किस पे हमला करते हैं? अनबुद्दीन पे हमला करते हैं और इस हमले में अनबुद्दीन जो है वो मारा जाता है। और फ्रांस और जो अनबुद्दीन के मरने के बाद जो कर्नाटक का जो नवाब बनता है वो बनता है चंदा साहब। फ्रांसीसी किसको? चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं और चंदा साहब इस खुशी में पांडिचेरी के आसपास के जो 80 गांव है फ्रांसीसियों को उपहार के रूप में देता है। ठीक है, ठीक। और उसके जस्ट बाद नासिर जंग जो होता है, जो नासिर जंग होता है, क्योंकि फ्रांसीसियों को ये भी पता था कि मुजफ्फरजंग, क्योंकि ये भी इनके गुट का था, तो मुजफ्फरजंग को चाहते थे वो हैदराबाद का नवाब बने। तो फ्रांसीसी जो डुप्ले है, वो फ्रांसीसी डुप्ले क्या करता है? नासिर जंग के कुछ साथियों को अपने साथ मिला लेता है और नासिर जंग की हत्या करवा देता है। और इसकी हत्या के बाद, इसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद की गद्दी पर पहुंचता है मुजफ्फरजंग। ठीक है, लेकिन मुजफ्फरजंग को गद्दी पर बैठाने के लिए जब इसके साथ जाया जाता है, बुसी नाम का एक व्यक्ति होता है फ्रांसीसी, उसको भेजता है डुप्ले, कहते हैं इनको गद्दी पर बैठाओ। तो रास्ते में इसकी हत्या हो जाती है और इसकी हत्या होने के बाद नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को फ्रांसीसी जो है वो हैदराबाद का नवाब बना देते हैं। तो जब सलावत जंग हैदराबाद का नवाब बनता है तो वो भी फ्रांसीसियों को कुछ उपहार गिफ्ट के तौर पर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लड़ाई चलती है। लेकिन क्योंकि चंदा साहब जो है नवाब बन चुका है और अंग्रेज चाहते थे कि चंदा साहब को गद्दी से हटाया जाए, तो अंग्रेज जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। क्यों? क्योंकि जो डुप्ले है उसकी इस लड़ाई की वजह से फ्रांसीसी सरकार फ्रांस में बड़ी परेशान थी और वो डुप्ले को वापस बुलाने के लिए ऑर्डर कह देती कि आप वापस आ जाओ फ्रांस में। तो इसके वापस जाते ही जो अंग्रेज हैं वो चंदा साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और चंदा साहब की हत्या कर देते हैं। चंदा साहब की हत्या करने के बाद अनवरुद्दीन के पुत्र किसको? मोहम्मद अली को जो है वो चंदा साहब की गद्दी पर बैठा देते हैं। यानी यहाँ अब चंदा साहब की जगह अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली गद्दी पर बैठता है, जो अंग्रेजों का बिठाया गया व्यक्ति है। ठीक है, और इधर जो सलावत जंग है, जो नासिर जंग की मृत्यु के बाद और मुजफ्फरजंग की मृत्यु के बाद जो सलावत जंग गद्दी पर बैठता है, वो भी घबराकर अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है। तो फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिए। इसकी सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि यहाँ पर दोनों गद्दियों पर अंग्रेजों के ही व्यक्ति बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लड़ाई फ्रांसीसी जीत रहे थे वो लड़ाई अब अंग्रेजों के पक्ष में चली जाती है। तो डुप्ले के वापस जाते ही गोडहिलू नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर वो बन जाता है फ्रांसीसियों का हेड, फ्रांसीसियों का गवर्नर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गोडहिलू एक रणनीति बनाता है अंग्रेजों को जो है घेरने की। लेकिन उसी साल 1754 के अंदर ही एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि, क्योंकि फ्रांसीसियों पे लगातार उनकी सरकार का जो था दबाव था कि जितना पैसा ये यहाँ युद्ध में खर्च कर रही थी और उस पैसे की खर्ची से फ्रांसीसी सरकार जो थी वो काफी परेशान थी। तो फ्रांसीसी सरकार का दबाव था, जिसकी वजह से साल 1754 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हो जाती है, जिसको बोला गया है पांडिचेरी की संधि। और इस पांडिचेरी की संधि के साथ ही ये फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में यहाँ पर युद्ध में शांति विराम कर देते हैं और इनमें जो है शांति, युद्ध की शांति हो जाती है। ठीक है, तो ये था सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर। और इस सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर में ये साबित हो जाता है कि ये दोनों यूरोपीय शक्तियां जो है अपने हिसाब से भारतीय राजाओं को गद्दी पर बिठाती और उनका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा एंग्लो कर्नाटक वॉर। तीसरा एंग्लो कर्नाटक वॉर जो है, इसका टाइम पीरियड जो है ये साल 1756 से लेके 1763 तक का है। ठीक है, क्योंकि ये 7 साल तक चला था, तो
इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 साल का जो युद्ध है ये इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में दोबारा से शुरू हो जाता है। कहां पर? यूरोप के अंदर। तो उस समय जो है फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांस से एक सेनापति आता है जिसका नाम होता है लाली। ये एक फ्रांसीसी सेनापति होता है जिसको भारत में भेजा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 1756 और 63 के बीच में एक 1757 की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल का जितना पैसा उनको मिलता है उस पैसे से वो अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सेना को मजबूत करते हैं और उस सेना को मजबूत करने के साथ अपने हथियार और अपनी सेना को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उस सेना को फिर वो तीसरे आंग्ल कर्नाटक वॉर में इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ मजबूत होती है काफी। ठीक है, और साल 1760 के अंदर एक युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसको बोला गया है वांडी वॉश का युद्ध। ये वांडी वॉश का युद्ध इतना जबरदस्त होता है कि अंग्रेज अपनी पूरी शक्ति के साथ फ्रांसीसियों पे हमला करते हैं और फ्रांसीसियों को उस युद्ध में हरा देते हैं। साल 1760 का ये वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों के जीतते ही फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत में खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही एक संधि होती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जिसे बोला गया है पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि जो होती है, ठीक है, ये पेरिस की संधि होती है और इस पेरिस की संधि के बाद, ये पेरिस की संधि जो है 10 जनवरी 1763 को होती है। इस संधि के बाद क्योंकि फ्रांसीसी युद्ध हार गए हैं और फ्रांसीसियों का वर्चस्व भी खत्म हो गया है, तो इस संधि के बाद अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों की सेना को भंग कर देते हैं और फ्रांसीसियों को केवल और केवल चंद्रनगर, जो कलकत्ता में चंद्रनगर है, केवल वही दिया जाता है। बाकी जितने भी इनके क्षेत्र होते हैं वो सब अंग्रेज लोग छीन लेते हैं और फ्रांसीसियों को किसी तरह का कोई भी सेना रखने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो फ्रांसीसी जो पहले अंग्रेजों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदता की वजह से लड़ रहे थे, अब फ्रांसीसी युद्ध में हारने के बाद केवल और केवल अपना ध्यान व्यापार पर लगाते हैं, तो अब अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से फाइनली अंग्रेज जो है इस आंग्ल कर्नाटक वॉर में जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये आंग्ल कर्नाटक वॉर था जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आंग्ल कर्नाटक वॉर में ये सारे कारण थे, तो इसकी वजह से अंग्रेज लोगों की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी, क्योंकि ये पहले व्यापार करने आए थे और देखते ही देखते इन्होंने सबको हरा दिया। फ्रांसीसियों को हराने से पहले इन्होंने डच और पुर्तगालियों को भी हरा दिया था और फिर फाइनली इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया और अब अंग्रेज एकमात्र ताकत रह गए थे व्यापार में। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी व्यापारिक स्थिति को और भारतीय राजाओं की दुर्लभताओं का भी फायदा उठाया और व्यापार के साथ साथ इन्होंने भारतीय रियासतों को भी हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइए और अपने कमेंट कीजिए और चैनल, जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर हम अपनी वीडियो पर, अगली वीडियो पे। थैंक यू।